आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम किश्तवाड़ में हैं और किश्तवाड़ में हम जानेंगे कोरोना में ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी तक सबसे कम केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आए हुए हैं और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। उसका क्या राज है? और दूसरा हम जानेंगे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं किश्तवाड़ में वो किस पेस से हो रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में शुरू हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं, वो किस तरीके से अभी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, कितनी संजीदगी से काम हो रहा है। आज हम डीसी किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा जी के पास हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया। राजेंद्र जी, सबसे पहले आप कोरोना के बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाको चौबंद है और किस तरीके से वो काम कर रही है। देखें, आप जानते हैं कि पहले काफ़ी अर्सा जब से बाहर के लोग नहीं आए थे हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल था। अब रफ्ता रफ्ता जैसे यूटी के बाकी हिस्सों में केसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ भी केसेस कुछ पीछे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हालात अभी तक कंट्रोल में हैं। हमारे जो केसेस अभी पीछे बढ़े थे, हमारे 2 बेल्ट थे, एक द्रबशाला और एक छात्रू। द्रबशाला बेल्ट में हमारे 4-5 दुकानदार थे अलग अलग किस्मों के, जिनके पास ड्राइवर लोग आके रुकते थे। तो जब हमने वहाँ रैंडम सैम्पलिंग की तो उसमें से कुछ दुकानदार पॉजिटिव निकले। फिर हमने उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को सैंपल किया और एक्सटेंसिव सैम्पलिंग की और वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट पॉजिटिव निकले। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि उनके कॉन्टैक्ट्स को हम निकाल के बाहर ले आए और उनका इलाज किया और आगे उनको घर भेजेंगे। इसी तरह जो छात्रू बेल्ट था, वहाँ हमारे कुछ लोग जो ऊपर की धारों में जाके अनंतनाग के लोगों से मिलते हैं, वहाँ में हमने भी सैम्पलिंग की थी, रैंडम सैम्पलिंग भी की, तो वहाँ कुछ एक पॉजिटिव केस आए थे। तो उसमें भी हमने वहाँ एक कंटेनमेंट जोन मुल्लर हैमलेट करके वहाँ डिक्लेयर किया है और उन सब की हम पीरियडिकली मोहल्ला वाइज पूरी सैम्पलिंग कर रहे हैं। दुकानदारों की सैम्पलिंग कर रहे हैं, वेंडर्स की सैम्पलिंग कर रहे हैं और इवन जो हमारे मेडिकल सर्विस के प्रोवाइडर हैं उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ कहीं से भी कोई नेगेटिव केस निकले तो उसको एक्सटेंसिव सैम्पलिंग करके वहाँ से निकाला जाए। और ये जो अभी नंबर बढ़ा है, इसमें पहले काफ़ी सारे लोग जो थे हमारे वो CISF के थे, CRPF के भी थे और आर्म फोर्सेस के भी थे। तो वो जो ट्रैवल करके बाहर से आए थे तो उनमें से काफ़ी सारे केस निकले। तो पिछले दिनों जो हमारे काफ़ी सारे केस निकले उसमें मैंने कहा वही जो दोनों बेल्ट के पॉजिटिव केसों के जो कॉन्टैक्ट हमने उठाए थे एक्सटेंसिवली खुद से कंटेन करके, वो उनमें से निकले। तो मुझे उम्मीद है कि हम इनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे वक्त गुजरा है केसों की तादाद बढ़ेगी, टेस्टिंग भी बढ़ रही है और हम जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके हमने हेल्थ कार्ड बना रखे हैं, हर 15-20 दिन बाद उनका करते हैं। जैसे ड्राइवर तबका है, बार्बर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं या और मेडिसिन शॉप्स जो बेचने वाले हैं मेडिसिन वाले, उनके हम पीरियडिकली करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका चेक रहे, क्योंकि इनकी लोगों के साथ वाबस्तगी ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, तो हम करते रहते हैं। इसी तरह से हमारे जो अल्ट्रासाउंड क्लिनिक वाले और जो प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनकी हम पीरियडिकली करते हैं। तो अभी तक सूरत हाल, हालांकि केसेस ऑफ लेट बढ़ना शुरू हुए हैं, अभी तक सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है और हम उन वजूहात को, उन बेल्टों को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हुए हैं जहाँ से ये केसेस निकले हैं। और स्ट्रेटजी हमारी ये है कि एग्रेसिव टेस्टिंग, बिल्कुल एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से पूरे इलाके को छान मारना है, जहाँ कहीं से निकलता है निकले, ताकि हम उनको ठीक करें और इलाके को साफ़ करें। तो सर, जो कोरोना सेंटर्स के रिगार्डिंग में बहुत सारा जो है कुछ अफवाहें भी आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं, या कोई जो व्यक्ति है वो अपनी ज़ाती प्रॉब्लम को लेके जो है वो बाहर जो है कोई प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें किस हद तक जो है कोरोना सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है, एक। और दूसरी बात ये कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी वैसे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं था इन रीजन्स में, बिकॉज हिली रीजन से सारे के सारे। आने वाले वक्त में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर क्या तवज्जो आप दे रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक आपने क्वारंटीन सेंटर का जिक्र किया, हमने हर किस्म के क्वारंटीन सेंटर में जो बेसिक सहूलियात हैं वो दे रखी हैं और हमारे जो नोडल ऑफिसर साहिबान उनकी एक टीम है। हम रोज़मर्रा बेसिस पर शाम को एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। रोज़ शाम को हमारे पास ये खबर होती है कि इसमें कितने लोग ठहरे। इवन शाम को जब खाना खा के सब लोग फ्री होते हैं फिर से खबर आती है कितने आए कितने गए, और हमारी इस पर पूरी डे टू डे बेसिस पर नज़र है। जहाँ कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आई किसी किस्म की, इमीडिएट रिएक्ट करने वाली हमारी टीम है हमारे ACR साहब की सदारत में। जहाँ कहीं कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है,
कहीं कोई डाइट की ज़रूरत है, कहीं कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत है, हमने वहाँ उनको बेड बोर्डिंग मुहैया करवा रखी है, वाटर कूलर मुहैया करवा रखे हैं, अच्छे ब्लैंकेट्स मुहैया करवा रखे हैं और खाने पीने का एक अच्छा सा सिस्टम निज़ाम फिट कर रखा है। और जहाँ जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत है वहाँ दिया है, न्यूट्रिशियस डाइट दी जा रही है। और हम ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि लोगों को कई बार वहाँ काफ़ी दिन ठहरना पड़ता है और लोग परेशान हो जाते हैं जहनी तौर पर, तो हमने काउंसलर की सर्विसेज भी रखी हैं, नंबर दे रखे हैं कंट्रोल रूम वालों को कि उनसे बात करवाते हैं और जहनी तनाव में कई बार लोग आ जाते हैं। इवन हमने उनका दिल लगाने के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर इकट्ठे करके 2000 के करीब ज़्यादा मैगजीन इकट्ठे करके मुख्तलिफ सेंटरों में बांटी हैं, लोग पढ़ें, अपना दिल लगा के रखें। और हम कोशिश करते हैं कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखा जाए, उनकी जहनी हेल्थ का ख्याल रखा जाए और उनको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए। और मुझे अपनी पूरी टीमों पर फ़ख्र है कि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इतने बड़े निज़ाम में जहाँ आपके 50 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर हो तो इश्यूज़ आते रहते हैं, कभी पानी का इशू हो सकता है, कभी बाथरूम का इशू हो सकता है, घर में भी होता है। लेकिन इशू ये है कि आते हैं, रिजॉल्व होते हैं। हमारा एक मैकेनिज्म सेट है कि जैसे ही इशू आएगा उसको रिजॉल्व करवाना है और हम इसमें पूरी तरह से सेंसिटिव हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है और हमारी टीमें ठीक से काम कर रही है। और आगे कहीं भी कोई त्रुटि अगर नज़र आएगी तो हम उसमें गौर करेंगे। सिर्फ किसी एक आइसोलेटेड केस को पब्लिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ कहीं है, मैं खुद रोज़ की 400 कॉल रिसीव करता हूँ, हर एक बंदे की कॉल रिसीव करता हूँ और करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जहाँ कहीं ज़रूरत है मज़ीद दुरुस्ती करेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात आपसे जानना चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो रूरल एरिया में मज़दूर आए हुए हैं बाहर से, अभी बेकार पर बैठे हुए हैं, तो जहाँ तक हमें ख़बर है कि बहुत अच्छा काम जो है रूरल सतह पे हो रहा है, मनरेगा में काम हो रहा है। तो अभी कितना, क्योंकि जॉब कार्ड का जो पहले नंबर था अब रेज़ भी हुआ, कुछ आपने फेक जॉब कार्ड भी जो है वो कैंसिल करवाए हुए हैं, उसमें कितनी जो है बढ़ोतरी हुई है और आने वाले वक्त में जो प्लान आपका है वो कितना इंक्रीज़ होने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात तो पहले बता दूं कि जो बाहर से लोग आए थे, अब ऑफ लेट काफ़ी सारे उनमें से ठीक हो गए, घरों में फिर से हमसे परमिशन मांग रहे हैं। कोई लुधियाना जाना चाहता है, कोई दिल्ली जाना चाहता है और काफ़ी सारे गए भी हैं। और कोई लोग अपने जम्मू मुख्तलिफ़ किस्म के अदारों में और फैक्ट्रियों में अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं, लैब्स में ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं, अब थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं। जहाँ कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, हमने जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक मिशन मोड में करवाई मनरेगा की, और उसमें जो कोई इस तरह के इनएक्टिव कार्ड थे या लोग जो एलिजिबल नहीं थे उनको हमने निकाला भी, 4800 कार्ड हमने डिलीट भी किए। उसके अलावा हमने मिशन अप्रोच में कि जिन किसी का भी कार्ड नहीं बना था उनके कार्ड बनवाए। हालांकि काफ़ी सारे, आपको पता है ये हाउस होल्ड का कार्ड बनता है, कार्ड सारे बने हुए हैं। उसके अलावा हमने, हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने एक टीम बना के हमने जो भी लौटे हैं लेबर क्लास या एजुकेटेड यूथ, सबसे फ़ोन पे बात करके उनसे इंटरेक्ट करके उनकी स्किल्स के बारे में जाना, उनकी स्किल प्रोफाइलिंग की, किस किस ट्रेड में कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, उनकी लिस्टें हमने हमारी प्रोजेक्ट कंपनीज, टावर कंपनीज और दूसरों को मुहैया करवाई कि अगर आपको इस ट्रेड का कोई बंदा चाहिए तो ये नाम है, ये नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, इनको मौका दीजिए। तो वो हम उनकी डिमांड और स्किल्स की मैचिंग भी करवा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि उसके अलावा अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हमने प्रोजेक्ट वालों को ये भी कहा है कि आपको अगर जो स्किल 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ने वाली है आज बताइए, तो उनको इंस्टीट्यूट्स एंगेज करके उन स्किल्स में ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि जब तक आपका प्रोजेक्ट उस स्किल के लिए शेप में आए तब तक आपके पास वो स्किल अवेलेबल हो, ताकि यहीं पे लोगों को काम भी मिले। मतलब आने वाले वक्त में जो है किश्तवाड़ में जॉब फेयर भी होगा और उसमें जो है चांस है नौजवानों को जॉब मिलने की चांस। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये मैंने कहा, ये कोरोना का जो प्रकोप है इससे थोड़ा सा निजात हासिल हो जाए। हमारे काफ़ी सारे काम जो हैं, जहाँ कहीं भी गैदरिंग इन्वॉल्व है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का एंगल हमारे सामने आ जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा करते हैं। इवन जो डेवलपमेंट के काम भी इस वक्त हमने 200 से ज़्यादा लोगों को अलो किया है। आज सारे बड़े प्रोजेक्ट, अभी पिछले 3-4 दिनों से ही मैंने दौरे करके प्रोजेक्ट देखे, पॉलिटेक्निक का प्रोजेक्ट, सारे कॉलेजों का प्रोजेक्ट, हमारी रोडों की मैग्नेटाइजेशन का प्रोजेक्ट, नरेगा के सारे काम, IWMP के सारे काम, RNB का काम। मैं आज ही सुबह हॉस्पिटल गया था, 100 बेड जो एडिशनल ब्लॉक है हमारा, उसका काम ठीक से चल रहा है। अच्छा। इसी तरह आई ब्लॉक था हमारा, उसका काम ठीक से चल रहा है। आई ब्लॉक के ऊपर हमने इंटेंसिव केयर यूनिट वेंटिलेटर वाला, उसका प्रपोज़ल प्रपोज़ किया था, मैं उसका आज देख के आया हूँ। सब तरफ काम चल रहे हैं।
मतलब वो कब तक कंप्लीट होगा जो अभी हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन हो रही है? हॉस्पिटल का हमने उसको टारगेट दिया है दिसंबर 2020। अच्छा। ठीक है, वो बेसिकली ये सुपर स्ट्रक्चर जो था हमने 7 बार उसका टेंडर किया तो इस बार अलाट हुआ है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रिस्क पेस से काम चल रहा है। तो अगर हालात साजगार रहे तो साल के एंड तक हम उसको वो कर पाएंगे और बड़ी एक सहूलियत होगी जब जो ऑलरेडी हमारा हॉस्पिटल है उसमें एडिशनल 100 बेडेड का ब्लॉक अंदर से जुड़ेगा, रैंप बनेंगे, सब कुछ बनेगा और उसमें सहूलियत होगी हमको, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि हर किस्म के काम हर शोबे में हमने काम शुरू करवाए हैं और स्पेशल परमिशनें दे के अलबत्ता फिर नोडल ऑफिसर भी लगा रखे हैं साथ में, ताकि काम के साथ साथ वो नज़र रखें कि काम करते वक्त क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो वो जहाँ कहीं दुरुस्ती है, जहाँ कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम वो भी करवाते रहते हैं, क्योंकि कोरोना प्रिवेंशन ही उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी डेवलपमेंट। तो दोनों में एक तवाज़न बैठा के चलना है। तो दूसरा, आने वाले वक्त में राजेंद्र जी कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आपके प्लान में हैं अगले 1 साल में आने वाले हैं किश्तवाड़ में, और किश्तवाड़ के लोगों को केंद्र सरकार से कितने तोहफे मिलने वाले हैं? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारा छात्रों में कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, इस साल वो मुकम्मल होने वाला है। हमारा पाडर कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। हमारा मड़वा वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की स्टेज पर है। हमारा 100 बेड हॉस्पिटल की मैंने बात की। हमारा जो पॉलिटेक्निक है उनको मिलेगा। तो इसी तरह मैंने कहा काफ़ी सारे अदारे जो पाइपलाइन में हैं। हमारा मल्टीपर्पस जो स्पोर्ट्स हॉल है वो बन रहा है। हमारा ऑडिटोरियम कॉलेज में बन रहा है। हमारा शेड्यूल कास्ट गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज में बन रहा है, एडवांस स्टेज में है। तो ये सब काम तेज़ी से चल रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले 5-6 महीने ज़ाया हुए, लेकिन जैसे ही हमको थोड़ा सा रिलीफ मिला हमने ब्रिस्क पेस में स्पेशल परमिशनें दे के, और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ कहीं अगर लेबर को बाहर से आना था तो हमने वो भी फैसिलिटेट किया कि उनको रोक के उनकी प्रायोरिटाइज करके सैम्पलिंग करवा के नेगेटिव टेस्ट करवा के फिर उनको घरों को भेजा, ताकि जब वो अपनी वर्क साइट पर जाएं तो अपने सेहतमंद होकर नेगेटिव होके जाएं, ना लोगों को एप्रीहेंशन रहे ना हमको कोई एप्रीहेंशन रहे। तो हमने ये पूरी तरह से फैसिलिटेट किया है और पूरी कोशिश की है कि ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस होकर चलें, और इसमें खास से हम कामयाब भी हुए हैं। और ऑफ लेट आपको पता है कि पूरी यूटी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमको इस पर भी नज़र रखनी है। तो उसके चलते हमने मज़ीद कुछ पाबंदियां आयद की थी, चाहे वो दुकानों के कैलेंडर की शक्ल में, ऑड इवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शक्ल में। तो वो कोशिश की है हमने कि उसको रोकथाम की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, गैदरिंग कम की जाए। आगे जैसे ईद आने वाली है तो हमने खुसूसी तौर पर हमको लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल है। हमने 29-30 को सारी ईद रिलेटेड दुकानें खोलने का हुक्म दिया और बाकी दुकानों को बंद किया कि लोगों को अपना त्यौहार मनाने में। वही सवाल आपसे आगे पूछना था कि रक्षाबंधन और ईद जो है वो साथ में ही आ रही हैं इस बारी, तो किस तरीके से, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी ख़ास तौर पे लोगों के लिए, और क्या प्रोग्राम आपने बनाया, किस तरीके से त्यौहार मनाए जाएँ? देखें, पहली बात तो मैं आपको आगाज़ में ही ये कह दूं कि त्यौहार खुशियों की बात होती है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से हम उस तरह से खुल के त्योहारों को नहीं मना पा रहे, और इसमें अक्लमंदी इसी में है कि जैसे हालात हों अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल के चलना है। मुझे बड़ी खुशी है कि मजलिस शूरा और दूसरी जो मुस्लिम तंजीमें मेरे पास आई, आके मेरे साथ मीटिंग की, और मेरे कहने के ज़रूरत ही नहीं रही, वहीं से इनिशिएटिव आया और उन्होंने कहा कि हमने जैसे पहले किया है, ये ईद का मुबारक दिन है, हम अपने अपने घरों में मनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, सारी इबादत जो होगी अपने घरों में ही होगी पहले की तरह। तो ये उनको मुबारक है, और मेरी तरफ से पुरजोर गुजारिश भी है कि चाहे वो ईद का त्यौहार है, पहले तो मुबारक है, सबको बहुत मुबारक है, मुक़द्दस दिन है, तो कोशिश करें कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाया जाए, अपने घरों में ही मनाया जाए। खुशियाँ बिखेरते बिखेरते कहीं अनजाने में हम कोई ऐसा काम ना कर बैठें कि जिससे इरिपेरेबल नुकसान हो जाए। जिनको आप मिलेंगे, जिनके आप बात करेंगे, वो आपका ही रिश्तेदार हैं, आपके ही फैमिली हैं, आपका ही माशरा है। तो हमारी सब की अपने लिए ये भी जिम्मेदारी है, अपने रिश्तेदारों के तय भी जिम्मेदारी है, और माशरे के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह की जिम्मेदारी का हमको मुजाहरा करना है इस वक्त, और बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी संजीदगी से कोशिश करनी है कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेंगे, मुश्किल तरीन हालात हैं। इस मरहले को बड़े आराम से, शांति से, अक्लमंदी से और डिसिप्लिन से क्रॉस करना है,
तो बड़ी मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में ईद मनाएं, अपने घरों में रक्षाबंधन मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि किसी तरह की अनजाने में सोशल गैदरिंग करके ख़राबी ना हो जाए। केसेस बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं। अभी तक लोगों ने तावन दिया है, डिसिप्लिन रखा है, तो उसी वजह से हम रिलेटिवली बचे हुए हैं। रिलेटिवली हमारी थोड़ी सिचुएशन बेहतर है। मेरी आगे भी लोगों से तवक्को है कि लोग ऐसा ही करेंगे। फिर मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि पहले से हमारी जो मास्क पहनने की कंप्लाइंस बहुत बड़ी है। मुझे एक्सेप्शनल केसेस नज़र आते हैं। आपने रविंदर जी फ़ाइन यहाँ पे किया और कितना फ़ाइन कलेक्ट किया? हमने कोई 4 लाख रुपए से ज़्यादा इस वक्त तक जुर्माना इकट्ठा किया है। अच्छा। तो हमें कोई शौक़ नहीं है लोगों की जेब से पैसे निकालने का, लेकिन ला को अपना काम करना है। और जो कोई कंप्लाइंस नहीं करेगा तो फिर एक जो स्टैच्यूटरी आर्डर है उनकी कंप्लाइंस में काम किया जाएगा। तो मेरी लोगों से तवक्को है कि फ़ाइन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लोगों की तरफ से इनिशिएटिव आना चाहिए। और ख़ासकर मेरी जो फीमेल से भी गुजारिश है कि अपनी शॉपिंग वापिंग करते वक्त अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ये जहन में रखें कि स्लाइटली अब नॉर्मल हालात हैं, नॉर्मल हालात नहीं हैं। जब नॉर्मल हालात होंगे तो जैसा इंसान चाहता है वैसा करता है। यह लिमिटेशन, हमको लिमिटेशन के अंदर काम करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। एक तरफ खुशियों का मुजाहरा करें, लेकिन उसमें कहीं गफलत हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर वो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो राजेंद्र जी, आखिरी में से संक्षेप में 1-2 लाइनों में आप पूरे हिंदुस्तान की जनता को, विश्व की जनता को और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और किश्तवाड़ के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी यही सब अपने बिलखुसूस में ज़िला किश्तवाड़ का तरक्याती कमिश्नर हूँ। मेरी किश्तवाड़ से लोगों से गुजारिश है कि अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है। अभी तक जो जानकार लोग हैं उनका यही कहना है इससे बचने का उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, अपने आप में डिस्टेंस रखना है। और जहाँ कहीं भी कोई इस तरह का बीमारी में कोई मुब्तला हो, कोई सिम्टम हो, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। छुपाने से बीमारी ख़त्म नहीं होने जाती। अनजाने में आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, समाज को क्या क्या दे जाएंगे, कोई उसमें कोई पता ही नहीं चलेगा। सामने आए, कोई ट्रैवल करके बाहर आता है तो वॉलंटरली आएँ। और खुशकिस्मती ये है कि मैंने कहा कि हमारे इस वक्त तक 51 लोग रिकवर हो चुके हैं। इतना बढ़िया रिकवरी रेट है। सब अपने घरों को उसके अपने नेगेटिव टेस्ट करा के घर जा चुके हैं। कोई परेशानी नहीं, किसी को भी कोई सिम्टम नहीं थे, सब अच्छे से गए और उनको मुबारक है। तो बाकी भी डरने की ज़रूरत नहीं। अपने घरों में बैठ के छुप के उस बीमारी में मुब्तला होना, और कई बार जैसे श्रीनगर या दूसरी जगहों में देखा गया कि उस स्टेज पर सामने आते हैं जब कोई बस नहीं रह जाता, तो एकदम से ख़राब हालत हो जाती है। तो हमको ये चाहिए सबको कि वक्त रहते जैसे ही इस बात का पता चले तो हम आगे आएँ, अपना टेस्ट करवाएं, अपना इलाज कराएं और खुशी खुशी घर को जाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है। डर या छुपाना किसी चीज़ का इलाज नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज ने दिया। इन्होंने कहा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने सबसे पहले एहतियात करनी है। इस बीमारी का हल ही एहतियात है। आप एहतियात करें, मास्क पहनें, SOPs का पालन करें। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से आपको कह रही है त्यौहार मनाने के लिए, आप उस तरीके से त्यौहार मनाएं तब तक जब तक इस कोरोना से हम पीछा न छोड़ दें। और उसके बाद जैसे ही कोरोना का ये प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, इसकी दवाई आ जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे आप उसी तरीके से गुजार सकते हैं। दीजिए इजाज़त, आगे भी आपसे इसी तरीके से मिलते रहेंगे, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।